हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अर्पित चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट सेकंड। यानी कि आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जिनका नाम है डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 टॉपिक्स हमने पहले ही पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया हो, उसको नहीं देखा हो, तो आप एक बार उसको देख लेना ताकि आप वो 3 टॉपिक्स और पढ़ सको, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए थे और पार्ट सेकंड में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि डेमोग्राफिक कंडीशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 3 हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है हमारे जो जनसंख्या है उसका स्टेटस, जो हमारी जनसंख्या है उसमें कैसा क्या लिटरेसी रेट है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और क्या मतलब हमारी पॉपुलेशन राइज कर रही है, फॉल कर रही है, क्या उसका ओवरऑल प्रोफाइल है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो जो हमारा इंडिया था, हमारे इंडिया में पहली बार सेंसस हुआ था 1881 में। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि लोगों को गिनना और लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन लेना कि वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, कितना कमाते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं और क्या मतलब वहाँ पे उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, ऐसा सारा डेटा इकट्ठा करते हैं जिसको पूरा मतलब एक साथ पूरा डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट फिर देखती है कि किस चीज़ों में, यानी किस सेक्टर में, यानी कि या फिर हेल्थ में किस चीज़ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो वीक है या फिर कौन से में स्ट्रांग है। तो जिसमें स्ट्रांग होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और जो वीक होता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। हमारा जो रिच और पुअर्स का गैप है उसमें कितना गैप है, अगर वो गैप ज़्यादा होगा तो टेंशन की बात है, अगर गैप कम होगा तो उतने टेंशन की बात नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सेंसस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब ये पहला सेंसस हुआ उसके बाद एक रूल बन गया कि हर 10 साल में गवर्नमेंट सेंसस कराएगी और वो अभी तक फॉलो हो रहा है। यानी कि हर 10 साल में गवर्नमेंट ऐसा जनगणना करेगी और सारी प्रोफाइल इकट्ठा करेगी कि पॉपुलेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन लेगी और उसके बाद उसको एनालाइज करेगी कि उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या उसके अंदर कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है। तो 1921 तक जो हमारी पॉपुलेशन थी, जब भी हमारा सेंसस होता था तो हमारी पॉपुलेशन मतलब कांस्टेंट वे में राइस और फॉल नहीं हो रही थी। यानी कि किसी सेंसस में पॉपुलेशन कम हो जाती थी, किसी सेंसस में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती थी। तो ये एक अनइवननेस था, यानी कि कोई निर्धारित नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है। तो 1921 तक ऐसा हुआ। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया क्योंकि इसके बाद यानी कि 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट राइज होने लगी, यानी कि बढ़ती थी, फिर घटने का नाम नहीं लेती थी, फिर सीधे बढ़ने लगी। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। ठीक है। लेकिन वो पॉपुलेशन इतनी भी नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, बढ़ रही थी, एक कांस्टेंट रेट बढ़ रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, ये कह सकते हैं अपन कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी लेकिन वो बढ़ रही थी। तो ऐसी बढ़ती पॉपुलेशन में चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं और उस टाइम पे हमें मीज़र लेने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या मतलब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो सब मीज़र्स एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम अप्लाई करते हैं तो उस वजह से कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ठीक है। तो जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी लेवल था तो वो था 16% से भी कम था। 16% से भी कम यानी कि मतलब बहुत कम हो जाता है, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले उस टाइम पे वो सिर्फ 16% था और उसमें से वुमेन का जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 7% था। यानी कि जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है उसका आधे से भी कम। हाँ, मतलब कह सकते हैं आधा। ठीक है, आधा या उससे कम कह सकते हैं। जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था 16% ये था और 7% फीमेल लिटरेसी रेट था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो भी सही नहीं थी उस टाइम पे, कहीं कहीं पे बिल्कुल नहीं थी और कहीं पे होती थी तो वो यूज़ करने के लायक नहीं होती थी। तो ऐसा हमारा ओवरऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो थी, मतलब बहुत कम थी, कहीं कहीं जगह पे ही थी। तो उसकी वजह से क्या रहा कि हमारी जो वाटर और एयर, यानी कि जो हमारा पानी और हवा से फैलने वाले डिसीज़ हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी गईं।
काफ़ी लोग मरे उस वजह से, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपने पास, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मतलब लोगों में डिज़ीज़ ज़्यादा हो रहा था, लोग बीमारियों से मर रहे थे। तो उस टाइम पे तो गंदा पानी और मतलब हवा भी शुद्ध नहीं होती थी, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारियां थी वो फैली। ठीक है। उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो जो मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो 1 साल तक, अगर वो 1 साल तक मतलब ज़िंदा रह लेता है या फिर 1 साल से पहले मर जाता है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाता है। यानी कि कितने बच्चे, 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही ख़त्म हो गए, यानी कि मतलब किसी कंडीशन की वजह से वो अब नहीं रहे। ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो रेट था वो 218 पर 1000 था, यानी कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही ख़त्म हो जाते थे। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अलार्म सिचुएशन थी, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी उस टाइम पे। आज के टाइम पे वो 33 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से सिर्फ 33 ख़त्म होते हैं। तो ऐसा था आज का रेट, अभी जो रेट चल रहा है। ठीक है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे वो 32 थी, यानी कि उस मतलब एक एवरेज जब अपन ईयर निकालते हैं कि एक इंसान एवरेज कितना जी रहा है, तो उसका जो रेट था उस टाइम पे वो 32 था, और आज के टाइम पे वो 69 है। ये सारा एनसीईआरटी का डेटा है, मैंने एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ उठाया है, और वहीं का उसी का डेटा अपन को यूज़ करना है, और वही उसी से क्वेश्चंस आएंगे अगर आते हैं ऐसे। तो आपको यही डेटा यूज़ करना है, आपको गूगल से कोई दूसरा डेटा यूज़ नहीं करना है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, तो रिलायबल डेटा के एब्सेंस में, यानी कि रिलायबल डेटा उस टाइम पे नहीं था, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाए कि उस टाइम पे पॉवर्टी कितनी है। लेकिन ये पता था कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे, क्योंकि एक जनरल अंदाज़ा था ना, क्योंकि रिच और पुअर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था उस टाइम पे। और कई सारे, जब ब्रिटिश का रूल था तो कई सारे लोगों की जो रोज़गार था वो भी पूरा ख़त्म हो गया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ऐसी कई सारी चीज़ों की वजह से। तो उसी की वजह से जो हमारा पॉवर्टी था वो बहुत बढ़ चुका था। पॉवर्टी मतलब कि लोगों के पास खाने रहने तक के पैसे नहीं थे, वो मतलब अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे, तो जो 2 रोटी खाने का होता था वो भी उन्हें नहीं मिलती थी। तो पॉवर्टी उसी को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में उस टाइम का मतलब उस टाइम पे लोग किस मतलब सेक्टर में ज़्यादा काम करते थे, ये पूरा इसमें डिटेल में बताया गया है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75% लोग काम करते थे, जबकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था उसमें 10% के आसपास लोग काम करते थे। और जो हमारा क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर था, यानी कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर था, उसमें 15 से 20% लोग काम करते थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि कितने परसेंट लोग कौन से सेक्टर में काम करते थे। ठीक है। उस टाइम पे जो हमारा मद्रास रीजन था, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रीजन था, जो आज के टाइम पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे, बंगाल। ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का रेट था, यानी कि जितनी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थी, यानी कि उसमें काम करती थी, तो उनका रेट कम होने लगा, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का और सर्विस सेक्टर्स का वर्कफोर्स बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे उन सब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, क्योंकि वो सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे अपन को पोर्ट मिल जाता था, और वहाँ से सारे मतलब ट्रेड व्रेड भी बहुत होते थे। तो ये सारी जगह आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब समुद्र के पास थी, तो वहाँ से जो मतलब कह सकते हैं कि जहाज़ जाते थे वहाँ से, कई सारा ट्रेड होता था, लोग आते थे जाते थे, टूरिज़्म जो था। ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का दबदबा बढ़ा, उससे जो हमारी पॉपुलेशन थी वहाँ की, तो उसका डिपेंडेंसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा बढ़ने लगा और एग्रीकल्चर पे कम होने लगा। जबकि जो हमारा उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब था, वहाँ पे एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब खेत ज़्यादा है, वहाँ पे सच अपॉर्चुनिटी नहीं है टूरिज़्म की और वो सब की। तो उसकी वजह से पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में, और वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पे मतलब राइस उगाए जाते हैं, और भी कई सारे क्रॉप्स होते हैं, उनको उगाया जाता है, और बहुत मतलब टन टन के हिसाब से वो बेचा जाता है मार्केट में, और उनके पास भी खेत भी बहुत बड़े बड़े होते हैं पंजाब वगैरह में। तो उसी वजह से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें वर्कफोर्स बढ़ने लगा। तो ये था, एक एक साइड कम हो रहा है, एक साइड बढ़ रहा है, तो ऐसा अनइवन था। ठीक है।
इसके बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, कॉलोनियल रूल में जो बेसिक इंफ्रा था, बेसिक इंफ्रा जैसे कि रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और टेलीग्राफ्स, ठीक है, ये सब था, ये सब उन्होंने ब्रिटिश ने बनवाया था। लेकिन इसका मेन मोटिव ये था कि जो हम कॉलोनियल इंटरेस्ट था, यानी कि उनका जो लेन देन था, उनका जो फ़ायदा था, उन्होंने वो देखा और उसकी वजह से ये सब चीज़ें डेवलप करी, जैसे कि रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सब उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाया था, जो कि आज हमारे इंडिया में अभी हमारे बहुत काम की चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे जब उन्होंने ये बनाया था तो उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, ना कि हमारी भलाई के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रोड्स थी वो सिर्फ आर्मी के आने जाने के लिए, यानी कि आर्मी यहाँ वहाँ जा सके और पूरा कैप्चर कर सके, कंट्रोल कर सके इंडिया, इसीलिए वहाँ तब उस टाइम पे रोड बनाई गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब जब रोड बनाई गई थी तो काफ़ी सारी रोड्स ऐसी थी जो ऑल वेदर रोड नहीं थी, यानी कि वो पूरे मौसम नहीं टिकती थी। जब बारिश आती थी तो वो रोड मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, वहाँ से आना जाना बिल्कुल मतलब नामुमकिन टाइप का हो जाता था, क्योंकि आर्मी व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल्स बड़े होते हैं तो वो कैसे भी चले जाते हैं, कैसी भी सड़क हो। लेकिन जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं वो ऐसी रोड्स पे इजीली ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, पानी भर जाता है गड्ढों में, गड्ढे नहीं दिखते हैं। तो उस टाइम लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और उस टाइम पे मतलब नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी। नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे बारिश में घर ढह जाना, बिजली गिर जाना, आग लग जाना, तो ये सब नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं। और उस टाइम पे हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास ना कोई फायर ब्रिगेड थी या ना हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम बिजली गिरने को मतलब अवॉइड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी, उसकी वजह से काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोगों की डेथ हो गई, लोग ख़त्म हो गए और काफ़ी मतलब उन लोगों को सफ़र करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने जब रेलवे इंट्रोड्यूस किया 1850 में, तो इसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया था, क्योंकि रेलवे ने हमारा स्ट्रक्चर दो वे में अफेक्ट किया था। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले हमारा जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर था उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि अब लोग यहाँ वहाँ जा सकते थे आराम से, ट्रैवल कर सकते थे, उनके लिए अब चीज़ें मतलब यहाँ वहाँ जाना आसान हो गया था, जिसकी वजह से अब कल्चरल और ज्योग्राफिकल जो ट्रेडिशंस होते हैं वो यहाँ वहाँ एक्सचेंज होने लगे, जिससे हमारा जो इंडिया है उसमें काफ़ी मतलब यूनिटी टाइप कह सकते हो कि आई, और लोग काफ़ी घुल मिल गए एक दूसरे में, क्योंकि सब रीजन्स अलग होते हैं, सब जगह एक अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है। तो ये सब जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है तो उससे हमारी जो यूनिटी होती है, हम समझ पाते हैं बेटर कि हमारी कंट्री में किस किस टाइप के लोग और रहते हैं, और हम उनसे मतलब बात करने के उनके ट्रेडिशन समझ पाते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक मेरिट हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन एक हमारा डीमेरिट भी था, जो था कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्रॉप, यानी कि उस टाइम पे जो क्रॉप्स ब्रिटिश मांगता था, जैसे कि जूट, कॉटन, इंडिगो, तो ये सब अब ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करने में आसानी होती थी, क्योंकि इंडियन रेलवे कहीं भी चली जाती थी, किसी भी कोने में जाती थी देश के, और वहाँ से जो उनको चाहिए होता था वो अपने रेलवे में ढोती थी और सीधा पोर्ट में लाई, और पोर्ट से सीधा वो ब्रिटिश पहुँच गया। तो इससे क्या हुआ कि अब जो पहले जितने लोग कम मतलब जा पाते थे, यानी कि जो ब्रिटिश पहले कम एक्सपोर्ट कर पाता था, अब तो वो खूब एक्सपोर्ट करने लगा। और जो उसका फिनिश गुड्स होता था, पहले वो कम सप्लाई कर पाता था, अब वो अपना फिनिश गुड्स देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। मतलब पहले कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर लोकल मार्केट बचा हुआ था इस रेलवे की वजह से, रेलवे के ना आने की वजह से, तो अब रेलवे आ गया तो अब वो लोकल मार्केट भी पूरी तरीके से चौपट हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिश का पूरा गुड्स वो आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं रेलवे की वजह से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डीमेरिट था उस टाइम पे, उससे काफ़ी मतलब सब लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, हमारी इकोनॉमी को दिक्कत हुई, ठीक है। उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट था वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब रेलवे इतना सारा उठा उठा के ब्रिटिश पहुंचा रहा है तो उससे कुछ ना कुछ हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही। तो उसके बाद जो हमारा सोशल बेनिफिट था, जो हमने रेलवे से मिला, जो हमें आज तक हमें मिला है, उसका कर्ज तभी उस टाइम पे लोगों को चुकाना पड़ा, हमारी इकोनॉमी को चुकाना पड़ा इतने बड़े इकोनॉमिक लॉस से, जो कि मैंने अभी बताया ना, तो ये इकोनॉमिक लॉस था। इसकी वजह से मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई। तो द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन, यानी कि जो उस टाइम पे जो मीज़र्स लिए गए थे, एक इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स का मीज़र भी लिया गया था, जिसमें कि जैसे कि सीज और रिवर्स में एक वाटरवेज बनाना, यानी कि बोट के थ्रू सप्लाई कराना सामान और ऐसे,
मतलब एक ट्रांसपोर्ट टाइप का बनाना वाटरवेज, ठीक है। तो उस टाइम पे ये भी बनाया गया, लेकिन इसमें जो कॉस्ट था वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है उड़ीसा का कोस्ट कैनाल, ठीक है। तो इसको बनाया गया, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। तो जिसका मतलब ओवरऑल जो बेनिफिट था वो नहीं निकल पाया, यानी कि खर्चा तो बहुत हुआ लेकिन उससे कुछ हमें वैल्यू नहीं मिली उस समय, ना कोई फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ बल्कि, क्योंकि उस टाइम पे रेलवे आ गया था। तो रेलवे जैसे कि मान लीजिए कि एक गंगा नदी है, गंगा नदी में हमने वाटरवेज बना लिया, ठीक है। तो उससे अब हम सामान भेज रहे हैं। तो अब रेलवे आया, रेलवे ने गंगा का जैसा रूट है, गंगा जैसे जैसे जा रही है उसके पैरेलल में अपना एक रूट डाल दिया। तो अब रेलवे से जो मतलब सामान पहुंच रहा है उसका कॉस्ट कम लग रहा है, उससे आसानी से सामान पहुंच रहा है कम कीमत में। जबकि जो वाटरवेज से है उसमें टाइम लग रहा है और उसमें मतलब रिस्की भी है चीज़, और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, रिस्की भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये कैनाल का प्रोजेक्ट था वो टोटली फेल हो गया, और मतलब उससे कुछ हमें पैसा नहीं मिला, सब ऐसे ही बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसमें यही सब लिखा है। तो एक्सपेंसिव सिस्टम लाइक टेलीग्राफ, उस टाइम पे जो टेलीग्राफ जैसा एक्सपेंसिव सिस्टम लॉन्च हुआ, तो ये सब भी सिर्फ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब बनाया था, ताकि वो अपने सारे ऑफिशियल से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके और समझ सके कि किस पार्ट में, देश के किस पार्ट में क्या चल रहा है, ताकि वो सब कंट्रोल बेटर तरीके से कर सके हमारी इकोनॉमी पे, हमारे लोगों पे। तो उस टाइम पे पोस्टल सर्विस भी बनाई गई थी, लेकिन उस टाइम पे पोस्टल सर्विस इतनी यूज़फुल नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे पोस्टल सर्विसेज काफ़ी अपनी कह सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल है। और अपना जो नेटवर्क है, पोस्ट नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे इंडिया में। और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आज के टाइम पे आसान हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही था। और सारे मतलब कि जो मेन मेन हमने टॉपिक्स हैं, मेन मेन क्या सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। एक बार आप अपना एनसीईआरटी बुक से रिवाइज कर लेना, इसको पढ़ लेना, तो आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन है जो इस मतलब लेक्चर में मिस कर दी। क्योंकि देखिए कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं बहुत माइनर होते हैं, लेकिन उसको अगर हम इसमें लिख देंगे तो मतलब बहुत बड़े हो जाएंगे फिर वो लेक्चर्स, और फिर सारे पार्ट्स को समझ में नहीं आएंगे आपको। तो बेटर है आप एक बार खुद से रीड करने की कोशिश करो। अगर आप एक बार बुक को पढ़ लोगे आपको सब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार उसको गूगल कर लो, उस पे आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी, आप फिर अच्छे से उसको समझ पाओगे और उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे अगर आप 2-3 बार बुक मतलब रीड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो आप उस कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मतलब दिक्कत है वीडियो में, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ताकि हम बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकें। क्योंकि ये सारे लेक्चर हम आपको पढ़ाने के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर इसमें कोई भी कमी लगती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करने लायक चीज़ लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ओवरऑल आप रिव्यू दे सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, हम वेलकम करेंगे सारे रिव्यूज़ का, ठीक है। और अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को फॉलो कर लेना अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ना कुछ यूज़फुल पोस्ट करते रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर रिसोर्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी करियर गाइडेंस या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आती है XYZ, कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी तो वो भी पोस्ट की जाएगी। तो आप सब कुछ देख लो और मतलब एक बार सबसे ट्यून हो जाओ, सबसे कनेक्ट हो जाओ, और बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही काफ़ी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।